फिलिस्तीन एक ऐसा नाम जो हर साल खबरों में रहता है, हर साल विवादों में रहता है। कई देश इसे मान्यता देते हैं, कई देश इसे मान्यता नहीं देते हैं। और इजराइल के साथ इसका संघर्ष सालों पुराना है, दशकों पुराना है। अब इसी फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए एक ऐसे देश का नाम आया है जो G7 का पहला देश होने वाला है जो उसे मान्यता देने के लिए आगे बढ़ा है, जिसका नाम है फ्रांस। और उसके बाद कुछ और देश भी एक एक करके सामने आए हैं जिन्होंने कहा है कि हम मान्यता देने को तैयार हैं। तो आखिर इस मान्यता देने से क्या बदल जाएगा, क्या फिलिस्तीन को फायदा होगा, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इजराइल को उसका क्या नुकसान हो सकता है, और मान्यता देने की प्रक्रिया क्या है, क्या संयुक्त राष्ट्र में वह एक सदस्य के रूप में अपनी पहचान बना पाएगा, इन्हीं सारी बातों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस पूरे मुद्दे को समझिए कि ये पूरा का पूरा मुद्दा किससे जुड़ा हुआ है, फिलिस्तीन से, जिसको फिलिस्तीन, पैलेस्टाइन, अलग अलग कुछ नामों से हम उच्चारण में इस्तेमाल करते हैं। तो खबर क्या है? खबर यही है कि फ्रांस, फिर फ्रांस के बाद पता चला ब्रिटेन, फिर ब्रिटेन के बाद पता चला कनाडा, फिर कनाडा के बाद पता चला कि कुछ और देश हैं जो कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन को मान्यता दे देंगे। लेकिन ये फिलिस्तीन को मान्यता कब देंगे? ये मान्यता देंगे सितंबर में। अब ये सितंबर में मान्यता कैसे दे रहे हैं? क्योंकि वहां पे संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक होने वाली है। अब इस फिलिस्तीन को, जिसको लोग नाम से जानते हैं, वो क्षेत्र है कहां पे, जिसको दुनिया का एक बड़ा हिस्सा जानता है कि एक विवादित क्षेत्र है। जिन्होंने मान्यता नहीं दी है वो विवादित क्षेत्र के रूप में तो मानता ही है। तो देखिए, ये इजराइल आपको दिख रहा है। इजराइल के आप देखें तो पश्चिम में इजिप्ट है और इसके पूर्व में जॉर्डन है। अब बीच में यह जो इजराइल है, इसी में अगर आप देखें तो ये गाजा वाला क्षेत्र है। अब ये गाजा वाला क्षेत्र हो गया। पूरे फिलिस्तीन को तीन हिस्सों में बांट के देखा जा सकता है। यह तीन हिस्से अलग अलग इसके हैं, जिसको हम मुख्य रूप से मिला दें तो कहेंगे ये फिलिस्तीन है। तो एक तो ये गाजा वाला है जहां पे अभी इजराइल हमास के ऊपर हमले कर रहा है और ये काफी लंबे समय से चल रहे हैं। फिर उसके बाद ये एक बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा वाला, जो वेस्ट बैंक का हिस्सा है। अब ये वेस्ट बैंक में, यहाँ पे वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन प्रशासन मुख्य रूप से शासन करता है। यहाँ पे हमास मुख्य रूप से शासन करता हुआ दिखाई देता है। फिर एक यहाँ पे जेरूसलम भी है। जेरूसलम में, जो पूर्वी जेरूसलम है, वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे इजराइल के द्वारा मुख्य रूप से स्थान को अपने अधिकार में लिया गया है, लेकिन ये विवादित क्षेत्र के रूप में है, जिसको लेकर के कई अलग अलग मंचों पे ये कहा गया कि यह मुख्य रूप से फिलिस्तीन का हिस्सा है। तो अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग तरह के दावे हैं। अब देखिए, सीमाओं को लेकर के कोई मान्यता देने की बात नहीं हो रही है। जो भी देश मान्यता देने की बात कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन को एक स्टेट के रूप में मान्यता देंगे। स्टेट का मतलब वो नहीं जैसे हमारे देश के अंदर है कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये स्टेट अलग है। स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है? देश से है। तो एक देश के रूप में मान्यता देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, क्या होगा, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम मान्यता देने के मतलब को समझते हैं। मान्यता देने का मतलब यह है कि अगर कोई देश कहता है, जैसे कि मान लीजिए भारत कहता है फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं हम, यानी कि उसको एक देश के रूप में स्वीकार करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? हम ये मानते हैं कि उस देश की अपनी एक सरकार है और जो वहां के लोग हैं, उन लोगों ने जो चुना है, लोगों ने जो चुना उसका हम सम्मान करते हैं, यानी कि वहां की सरकार का, वहां की व्यवस्था का और उनके अधिकार का, कि उनको चुनने का अधिकार है, अपने देश के रूप में अपनी पहचान पाने का अधिकार है। हम इस बात का सम्मान करते हैं अगर हम उन्हें मान्यता दे रहे हैं। दूसरी बात क्या होगी? जो अंतरराष्ट्रीय मंच है वहां पर इनकी आवाज मजबूत होगी। उसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारे देश जो मान्यता दे रहे हैं उनके साथ ये संबंध स्थापित कर सकते हैं, द्विपक्षीय संबंध बना सकते हैं। तो द्विपक्षीय संबंध, सीधी सी बात है, कोई देश दूसरे देश से ही तो संबंध बनाएगा। इस तरह संबंध नहीं बना सकता देश और विवादित क्षेत्र। वो तो जब तक उसे मान्यता नहीं देगा देश है, फिर ही तो दोनों में संबंध बनेगा। उसके बाद दोनों के बीच में ट्रेड होगा, व्यापार होगा और बहुत सारी चीजें होंगी। और इसी के साथ ही देखिए, तो कोई अपना दूतावास, विदेश में दूतावास खोलेगा, या दूसरे देश जिनके साथ जो इन्हें मान्यता दे रहे हैं वो अपना दूतावास, तो दूतावास एक दूसरे के देशों में जिस प्रकार से खुलता है वो खुल सकेगा। तो अंतरराष्ट्रीय पहचान, संबंध, व्यापार, वहां की सरकार को मान्यता, ये सारी बातें कोई देश जब बोलता है कि हम इस देश को मान्यता देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ।
अब ये मान्यता क्या भारत ने दी है? तो भारत दे चुका है, रूस दे चुका है, चीन दे चुका है, कई देश दे चुके हैं। आज की डेट में अगर हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों में से 147 ने दिया है, यानी कि 75% लोगों ने मान्यता दी हुई है अपने स्तर पर। ये नहीं कह देंगे कि संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दी है, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में से 75% ऐसे हैं जिन्होंने मान्यता अपने स्तर पर दी हुई है। तो ये जो है, यह नहीं हो गया कि इन्हें संयुक्त राष्ट्र में मान्यता मिल गई है या वहां पे एक सदस्य हो गए हैं, वहां पे सदस्य देश नहीं हुए हैं। हालांकि इन्हें एक पूर्ण पर्यवेक्षक देश का दर्जा मिला है, यानी कि फिलिस्तीन को जो दर्जा मिला है यूएन में, तो यूएन में जो दर्जा है आज की डेट में वो क्या है? पूर्ण पर्यवेक्षक का। बहुत सारे मामलों को देख सकता है, समझ सकता है, हस्ताक्षर कर सकता है, लेकिन जहां वोट देने की बात आएगी वहां वोट नहीं दे सकता है। तो इसकी प्रक्रिया अलग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी देखिए, जिन देशों ने मान्यता दी है उन्होंने कुछ बातें कही हैं, अभी मान्यता दे नहीं दी है। क्या कहा है? जब आगामी महासभा की बैठक होगी वहां पे। तो सबसे पहले जो फ्रांस की बात करें, पहला G7 देश होगा, उन्होंने कहा है कि हम उस वक्त घोषणा करेंगे। फिर यूके आगे आता है, और यूके क्या कहता है? देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कहा कि अगर गाजा में इजराइल हमला करना बंद कर देता है और वो 2 स्टेट सॉल्यूशन को मानने के लिए आगे बढ़ता है, उस सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ता है। अब ये 2 स्टेट सॉल्यूशन क्या है? दरअसल बहुत पहले ये बात सोची गई थी कि 2 स्टेट सॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन, ये दोनों लोग मिलके, या इनके दोनों प्रमुख, दोनों तरफ के प्रमुख मिलके ये डिसाइड करें बातचीत के माध्यम से कि किसका क्षेत्र कहां तक है, कितना है, और एक दूसरे को सुरक्षा प्रदान करें, एक दूसरे को सुरक्षा का एक दूसरे की ख्याल रखें। तो ये 2 स्टेट सॉल्यूशन, यानी कि कोई बाहरी दबाव से नहीं, जब खुद से आपस में बातचीत करके निष्कर्ष तक पहुंचेंगे तो बेहतर रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर वो इस तरफ कदम उठाते हैं तो ही मान्यता मिलेगी, अगर नहीं तो मान्यता नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये है। फिर कनाडा की बात करें तो कनाडा ने भी कहा है कि अगर वहां पे जैसे फिलिस्तीन प्राधिकरण है, फिलिस्तीन प्राधिकरण वेस्ट बैंक में मुख्य रूप से जिसका शासन चलता है, वो चुनाव कराए। इनफैक्ट गाजा वाला जो क्षेत्र है, गाजा में भी हमास को वो बाहर रखे, हमास के पास जो हथियार है वो हथियार उनसे ले लिए जाएं, उनका कहीं पावर में यानी कि शक्ति में यानी कि चुनाव में कहीं पे भी उनको जगह ना दी जाए। तो इस शर्त पे वो कहा कि अगर ये सब कुछ होता है तो हम भी सितंबर तक सोच सकते हैं। ये सारी चीजें उसके बाद भी फिर कुछ माल्टा, पुर्तगाल, सैन मरीनो, ऐसे छोटे छोटे कई और देश भी हैं जिन्होंने कहा कि हम भी इसके बारे में सोच रहे हैं। तो बहुत सारे देश मान्यता दे चुके हैं, कुछ ही देश मान्यता नहीं दिए। तो यहां पे देखना होगा 75% एक बड़ा नंबर है, लेकिन इसके बाद भी यूएन में वो पूर्ण सदस्य नहीं। अब उसके बाद इजराइल की प्रतिक्रिया देखिए। यहां पे वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने क्या कहा कि सीधी सी बात है, एक समय व्यर्थ हो रहा है। उनका यह कहना है कि जो भी देश मान्यता दे रहे हैं वो इजराइल की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल को खतरा फिलिस्तीन से है। फिलिस्तीन को अगर मान्यता वो देंगे, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा, और सीधी सी बात है, जितना उसे ज्यादा अपने ऊपर भरोसा बढ़ता जाएगा उसका, तो वो कुछ ना कुछ हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप दरअसल समय तो बर्बाद कर रहे हैं और आतंकवाद को बढ़ा रहे हैं, वो उनकी नजर में तो आतंकवादी हैं। फिर उसके बाद क्या फिलिस्तीन अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्य है? अंतर्राष्ट्रीय कानून भी एक बना है कि कोई देश किस आधार पर देश बनेगा या उसकी पहचान किस आधार पर एक देश के रूप में, उसके लिए 1993 का मोंटेविडियो कन्वेंशन है। अब ये 4 बातें कहता है, 4 आधार है। पहला क्या है? स्थायी जनसंख्या। तो फिलिस्तीन में अपनी एक जनसंख्या है। अब ये बात कह दी जाए कि वहां पे जनगणना नहीं होती, अलग बात है, पर वहां लोग रहते हैं। फिर पारिभाषित क्षेत्र, परिभाषित क्षेत्र आप देखा जाए, मैंने क्या कहा, 3 क्षेत्र वहां पे हैं। एक तो गाजा है, फिर एक वेस्ट बैंक है, और उसके अलावा मैंने क्या कहा आपसे, पूर्वी जेरूशलम है। जेरूशलम या येरूशलम, अलग अलग उच्चारण से हम इसे कहीं कहीं पे सुन लेते हैं। ये क्षेत्र भी है। हालांकि सीमा को निर्धारण को लेके, या पूर्वी हम कहीं अगर देखें तो जो पूर्वी यरूशलेम है, यहां पर हम देखें तो झगड़ा विवाद है अधिकार को लेके। गाजा में हम देखें तो हमास के साथ चल ही रहा है। फिर उसके बाद एक प्रभावी सरकार की बात होती है। एक संयुक्त प्रभावी सरकार नहीं दिखाई देती, लेकिन वहां पे प्रशासन दिखाई देता है, जिसके लिए चुनाव की मांग भी की जा रही है। फिर विदेशी देशों से संबंध बनाने की क्षमता, कई देशों ने जिन्होंने मान्यता दी है उनके साथ इनके संबंध हैं, लेकिन एक व्यापक मान्यता तो नहीं मिली है। उसके अलावा अगर हम ये देखें तो यूएन में सदस्यता भी नहीं मिली।
तो अलग अलग स्तर पर हम देखें तो इनके साथ स्थिति ये है कि आंशिक रूप से इन सारे कंडीशन को पूरा करते हुए ज्यादातर दिखाई ही देते हैं, आंशिक रूप में अधिकतम ज्यादातर ये लक्षण पूरे करते दिखाई देते हैं। तो इस आधार पर मांग और बढ़ती है और मजबूत इनकी तरफ से होती है और इसी वजह से वो मान्यता दे रहे हैं, लेकिन शर्तों के आधार पर ही मान्यता दे रहे हैं कि अगर आप उस तरफ बढ़ेंगे तो होगा। इजराइल की बात करें तो इजराइल ने 48 में अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में घोषित किया और फिर जल्दी जल्दी अमेरिका ने, फिर उसके बाद कुछ और देशों ने मान्यता देना शुरू किया और एक साल के अंदर ही बहुत जल्दी ही फिर वो यूएन में सदस्यता प्राप्त कर चुका है। लेकिन फिलिस्तीन के साथ अभी ऐसा नहीं है। अब उसके बाद हम बढ़ें तो फिलिस्तीन को मान्यता मिलने से क्या लाभ मिलेगा। मान्यता मिल गई तो सीधी सी बात है, मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूं कि सबसे बड़ा लाभ है राजनयिक जो संबंध है वो बना पाएगा, दूतावास अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति मजबूत कर पाएगा, आर्थिक और व्यापारिक समझौते उसके देश के साथ होंगे जिसके साथ मान्यता जिसने उसको दे दी है। फिर उसके बाद सीधी सी बात है, एक राजनीतिक बल उसे मिलेगा जब जितने देशों ने मान्यता दी है उसकी वजह से। तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं अगर इसको राजनीतिक बल मिलेगा तो ये देखा जा रहा है, इजराइल अगर फिलिस्तीन के संदर्भ से देखें कि उसका पक्ष इजराइल के सामने मजबूत होगा तो भविष्य में उसकी आगे की राह आसान होगी। फिर उसके बाद मानवाधिकार और संप्रभुता के समर्थन। देखिए सीधी सी बात है, जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों में वह अपने आप को बहुत अच्छे से जाहिर कर पाएगा, उसको बल मिलेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों से किसी देश को किस किस प्रकार के सहयोग मिल सकते हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र की जो उप एजेंसियां हैं उन उप एजेंसियों का यहाँ पे लाभ मिल सकता है। निवेश प्राप्त करने के लिए जिन देशों से यह संबंध बनाएगा, जो इन्हें मान्यता देंगे वहां से निवेश प्राप्त करेगा, धन की प्राप्ति होगी, तो इसके लिए फायदेमंद तो रहने वाला है। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है, संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता जैसे मैंने कहा नहीं है, तो वो क्यों नहीं आ रही है जब 75% देश लगभग समर्थन कर रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं? क्योंकि 15 सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, 15 सदस्य। इसमें से सदस्यता के लिए कितने वोट चाहिए? वोट चाहिए 15 में से 9, और इसमें भी 5 वोट वो चाहिए जो स्थायी सदस्य के हैं। 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं, तो 5 वोट जो हैं वो स्थायी के चाहिए। अब स्थायी के अगर वोट चाहिए तो यहां पे देखने वाली बात है कौन कौन से देश हैं। रूस, फिर चीन, फिर अमेरिका, और फिर उसके बाद आगे बढ़िए फ्रांस, और फिर ब्रिटेन, यूके कह दें, ठीक है। अब यहां पे देखिए, रूस ने दे दिया, चीन ने दे दिया, फ्रांस और यूके देने की कतार में है। एक है ये अमेरिका, तो इसके पहले भी जब कभी प्रयास हुआ तो अमेरिका ही वीटो लेके सबसे पहले आया। अब 9 वोट चाहिए, 5 स्थायी सदस्यों की भी सहमति चाहिए, अगर इनमें से किसी एक ने वीटो लगाया तो नहीं होगा। अभी भी मान लीजिए सितंबर में फ्रांस और यूके अगर मान लीजिए मान्यता तब तक में दे ही देते हैं तो 4 देशों की मान्यता हो गई, वोट भी 9 से ज्यादा भी आ जाए, हो सकता है 15 में, लेकिन अमेरिका का भी वोट चाहिए। अगर अमेरिका ने वीटो लगा दिया तो सदस्यता नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे क्या है कि इसकी सदस्यता है महत्वपूर्ण, कई अहम निर्णयों में जहां वोट डालने की जरूरत पड़ती है संयुक्त राष्ट्र महासभा में, वहां पे ये वोट डाल सकेंगे, तो अपने हित के लिए वोट का इस्तेमाल तो कर ही सकेंगे, और वहां पे कोई देश कितना छोटा है कितना बड़ा है उस वोट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे बात यह है, अमेरिका ने भी कुछ शर्तें अपनी बीच में अलग अलग तरीके से इनडायरेक्टली सुनाई। जैसे कहीं सुनने को ये मिल गया कि इजराइल अनावश्यक दबाव भी ना दे, अनावश्यक हमले भी ना करे। कहीं फिलिस्तीन के ऊपर ये कहा गया कि फिलिस्तीन सुनिश्चित करे कि इजराइल की सुरक्षा को खतरा ना हो। तो इस तरह की बातें सुनने को मिली। मतलब यह है कि एक संभावना हो सकता है भविष्य में हो, लेकिन अभी सीधी राह तो दिखाई नहीं देती है। ये आगे आने वाले समय की बातें हैं, चीजें कहाँ बनती हैं, क्या शर्तें रखी जाती हैं, क्या वो शर्तें पूरी होती हैं और क्या वो पूरी होने पे मानी जाती हैं बात या नहीं मानी जाती है। लेकिन अभी की स्थिति में सारा अगर हम निष्कर्ष देखें तो हम ये देखते हैं फ्रांस, ब्रिटेन या उसके अलावा कनाडा जो भी हैं, जैसे फ्रांस कह रहा है, फिर उसके बाद ब्रिटेन और कनाडा भी कुछ शर्तें के साथ कह रहा है, तो ये अभी ही नहीं है, आने वाले समय में है। उस वक्त तक अगर
कोई अपडेट आता है तो वो हम आपको बता ही देंगे। उसके बाद हमें ये समझना होगा कि 75% के आसपास जो देश हैं वो मान्यता देते हैं, जो यूएन के सदस्य हैं, और इसमें से बड़ी बात यह है कि उसके बावजूद सदस्यता यूएन की नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे कि मैंने आपसे बताया कि उसके लिए उन्हें कितना चाहिए, वोट, स्थायी सदस्यों कितना चाहिए, वो सारी बातें हैं। अगर इसको मान्यता मिल जाएगी तो सीधी सी बात है कि संबंध बनाने हो दूसरे देशों से, राजनयिक संबंध, आधिकारिक संबंध, दूतावास, व्यापार, निवेश की प्राप्ति, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने आवाज को और बुलंद करना हो, तो बहुत सारे मामलों में फायदा तो होगा ही। तो इन सारी बातों के अगर हम सार में देखें तो फायदा तो है ही, लेकिन अभी इसके लिए राह लंबी है, और सीधी सी बात है जो कुछ भी हो रहा है उस लंबी राह का ही एक परिणाम है, जो प्रयास पिछले काफी समय से चल रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन सारी बातों के साथ ही आपको एक सवाल भी जानना होगा। वो सवाल बहुत सीधा है, क्लियर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिलिस्तीन को अब तक संयुक्त राष्ट्र के 75% से अधिक सदस्य देशों ने स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी है, फिर भी वह संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य नहीं है। फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता पाने के लिए सुरक्षा परिषद में कम से कम 9 सदस्य देशों का समर्थन और सभी स्थायी सदस्यों की सहमति जरूरी है। फिर तीसरा है दो राज्य समाधान का तात्पर्य केवल फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता देने से है। और चौथा है पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार वैध माना जाता है। अब आप बताइए ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 2 3, सी केवल 1 2 4 और डी है केवल 2 3 और 4। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको क्या करना है? स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।